मादुरे की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी और अहम खबर यह है कि उपराष्ट्रपति डेल्सी निकोलस मादुरे को उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की गई है उनकी तरफ से। देशवासियों से शांति और एकजुटता बनाए रखने की अपील उनकी तरफ से कही गई है और वेनेजुएला किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बनेगा, ये आश्योर उन्होंने अपने देश को किया है। उपराष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है और किसी भी तरह की सैन्य आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन रोहित, सवाल अब यह कि वेनेजुएला के पास ऑप्शंस ही क्या बचते हैं? क्या अमेरिका के सामने तनकर खड़े होना या युद्ध में जाना, ये ताकत तो वेनेजुएला की नहीं लगती। जी बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है ये एक डोमेस्टिक मैसेजिंग भी है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम ये हुआ है, कदम गलत हुआ है, लेकिन जब आप हम अमेरिका की साइड से हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के इंडिकेशन दिए गए हैं कि इन्हें पता है, अमेरिका को पता है वो वहां पे किससे बात कर रहे हैं, कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या आगे के प्लान ऑफ एक्शन होंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपील करी है और करनी भी चाहिए जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला किसी भी स्थिति में कुछ भी करने के हालत में है। आई थिंक अमेरिका के भीतर भी रोहित, जो जानकारी मिल रही, डेमोक्रेटिक लीडर जो चक शूमर हैं उन्होंने जो बयान दिया है और इस हमले को बड़ी लापरवाही उनकी तरफ से बताया गया है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी क्या है? किस तरीके से अमेरिका में इस हमले को लिया जा रहा है? देखिए, अमेरिका में डोमेस्टिकली सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका का हमेशा से ये रहा है कि अगर आप किसी कंट्री के साथ वॉर करते हैं तो आपको कांग्रेसनल अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी आपको सेनेट और कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना पड़ता है। वहां से जब अप्रूवल मिलता है उसके बाद आप युद्ध कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह की जो स्ट्राइक्स हमने देखी है शशि, ये नॉर्मल हो चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, मुझे याद है एच.डब्ल्यू. बुश ने भी जब ये ऑर्डर दिया था 89 में, तो उस समय भी उन्होंने यही किया था जब पनामा के लीडर को उन्होंने हटाया था। सिमिलरली आज से कुछ 30-35 साल पहले की बात है, तब जब उन्हें वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया था एच.डब्ल्यू. बुश ने 1989 में, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन करने के बाद लीडरशिप को बताया। उसके बाद बिल क्लिंटन ने सेम चीज की थी। ओबामा ने जब ओसामा बिन लादेन को वहां पाकिस्तान में हटवाया था या उनका असैसिनेशन हुआ था, वहां पे भी बाद में बताया गया सबको कि हमने इस तरह का ऑपरेशन किया है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ अलग नहीं किया है। तो ये डोमेस्टिकली उनके विरुद्ध जो लोग हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस बात को भी साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं कांग्रेस के पास जाता या मैं किसी लीडरशिप को बताता तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है, जैसा कि हर देश में होता है, कि खबर लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से। और वो नहीं चाहते थे कि इतना सिक्योर ऑपरेशन जो उसकी खबर लीक हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को नहीं बताया। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद मार्को रूबियो ने यहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे बात की। हालांकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप से बात नहीं की अभी तक, लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन लीडरशिप को बताया और फिर बाद में सबको पता चला कि अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिया है। रोहित, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से मध्यस्थता की बात कही जा रही है, स्पेन की तरफ से भी ऑफर किया गया है कि यूरोप में शांति बनी रहे और मध्यस्थता के लिए स्पेन तैयार है। इसके कोई मायने हैं या फिर अब जो होना था वो हो गया, आगे अमेरिका अपनी शर्तों पर, अपनी चीजों पर, या फिर जो उसका एम है उस बेसिस पे सारे कार्रवाइयों को अंजाम देने वाला है? देखिए, डिप्लोमेटिकली अमेरिका हर किसी के साथ एंगेज नहीं भी करेगा। मैं कहने वाला था करेगा, लेकिन नहीं, अपने जो एलाइज है उनको कॉन्फिडेंस में अमेरिका जरूर लेगा। तो डिप्लोमेटिकली अगर स्पेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, ऑब्वियसली उनके साथ बात तो कर ही सकता है अमेरिका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मध्यस्थता की बात होगी। अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक क्लियर फ्रेमवर्क दे दिया है कि वो वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ काम करने को अमेरिका तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑपोजिशन की जो लीडर है, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, मरीना मचाडो, उनसे उन्होंने कह दिया कि उनके पास समर्थन नहीं है ऑपोजिशन के लीडर, तो हम उनके साथ उनको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते एज ए प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अमेरिका ने एक डिसाइड कर लिया है कि वो किसके साथ काम करेंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट के साथ। और आने वाला जो समय है उसमें जब भी इनकी मीटिंग्स होगी, जो हम जिक्र कर रहे थोड़ी देर पहले, कि हो सकता है एक डेलीगेशन वेनेजुएला के कई लोग हैं वो यहाँ पे आए या यहाँ से वेनेजुएला में जाए, वो निर्धारित करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। और बाकी के जो हम बयान देख रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे स्पेन का आपने जिक्र किया, आई थिंक अमेरिका एंटरटेन नहीं करेगा कोई भी मसला। उनको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या करना है, एटलीस्ट ऐसा उन्होंने आज बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे लगता है उसी के तहत वो आगे चलेंगे एंड अपने एलाइज को वो लूप में जरूर रखेंगे, बताते रहेंगे कि हम ये कर रहे हैं और इस तरह से चीजें कर रहे हैं। रोहित, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से जो दूसरा खेमा है, चाहे आप रूस की बात करें, चाहे आप चाइना की बात कर लें, या फिर हम जैसे कि उत्तर कोरिया का बयान देख रहे हैं किम जोंग उन का, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर तत्काल रिहाई नहीं हुई
तो बड़ा युद्ध होगा, एक और महायुद्ध के लिए दुनिया तैयार है। क्या इन तमाम चीजों के मायने निकाले जा सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बयान देने के बाद ये चीजें वैसे ही शांत हो जाएंगी, जैसे कि हम पहले भी कई बार देखते रहे हैं इस तरह के ऑपरेशंस के बाद? देखिए, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई तीसरा विश्व युद्ध जैसे हालत फिलहाल है, अनलेस किम जोंग यून कुछ गलत स्टेप उठा ले। मुझे किसी को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हमने देखा है कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, बावजूद उसके यूरोप में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक वो युद्ध वहीं तक सीमित है यूक्रेन और रशिया के बीच में। मिडिल ईस्ट में चीजें देखी, हमने बाकी जगह भी चीजें देखी, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध जैसे कोई हालात है। अभी किम जोंग नॉर्थ कोरिया, उनको लगा, उन्होंने अपना बयान दिया है, आई थिंक दैट इज अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि उनके जो क्लोजेस्ट एलाइज है रशिया और चाइना, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। आई थिंक ये उनके बयानबाजी थी जो उसने कर दी, और हमें सबको समझना होता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को भी खुश रखना होता है। तो कहीं ना कहीं वो शायद एक ड्राइव मैसेज कर रहे हैं आने वाले समय में, वो पता नहीं वहां पे कौन सी पॉलिसी लाने वाले हैं इसको यूज करके। तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी होम ऑडियंस के लिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज हमारे दर्शकों को बताइए रोहित, कैरिबियन क्षेत्र में कहा गया कि उड़ानें स्थगित करनी पड़ी हैं, हजारों फ्लाइट्स हैं जो स्थगित की गई हैं इस अटैक के बाद, उसके बारे में क्या जानकारी है? सब कुछ फिर से सुचारू रूप से संचालन शुरू हुआ है? देखिए, एफएए ने सस्पेंड किया था फॉर 24 आवर्स, तो मुझे लगता है कि उसके बाद धीरे धीरे ये पिकअप करना शुरू होगा। जब ये अटैक हुआ उसके तुरंत बाद एफएए ने कहा था, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वहाँ की जो उड़ानें हैं, जो एयर स्पेस है, उसे वहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, मतलब कोई फ्लाई नहीं करेगा फॉर ऑब्वियस रीजन। अभी 24 आवर्स के बाद शायद वहाँ पे उड़ानें जो है शुरू हो जाए। अभी तक तो ऑफिशियली एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है कि ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आया है एफएए से, लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है कि अगर चीजें नॉर्मल है, जो लग रहा है पिछले 12 घंटे, अभी 24 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो उसके बाद मुझे लगता है शायद वहां पे चीजें नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को फिर से बता दें, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि वेनेजुएला पर पूरी तरह से कब्जे की बात अमेरिका की तरफ से कह दी गई है, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 150 से ज्यादा विमानों ने हमला किया था। राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का ये पहला हमला था। 4 शहरों पर एक साथ हमला किया गया था। मादुरो और उसकी पत्नी को कब्जे में ले लिया गया है। न्यूयॉर्क से एक तस्वीर भी जारी की गई है, वहीं उन पर मुकदमा चलाया जाना है। और आपको ये भी बता दें कि कई देश जो पीठ थपथपाते हुए नजर आए, या फिर जिनका कहना था कि पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था वेनेजुएला में मादुरो की तरफ से, और इसीलिए वहां के लोगों के लिए वो खुश हैं, तो कई देश पूरी तरह से इसे संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आगे आज का दिन किस तरीके से देखा जाए इस हमले के लिहाज से रोहित? साथ ही साथ जो लगातार कहा जा रहा है कि कल जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, हालांकि आप पहले ही बता चुके हैं कि इसका कोई बहुत ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। जी नहीं, नहीं, टेक्निकली तो अमेरिका का नहीं आएगा। यूनाइटेड नेशंस में जब ये मामला आएगा तो हम देखेंगे किस तरह से अमेरिका उसका विरोध करेगा। और ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, जब यूनाइटेड नेशन में रशिया को लेकर रेजोल्यूशन आते थे, किस तरह रशिया उस चीज का विरोध करता था। तो मुझे लगता है ये बहुत एक हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लिप सर्विस टाइप की चीज होगी जो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट है, विरोध जताना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोई नहीं चाहेगा विश्व में कि इस तरह का एक नया नॉर्म सेट हो जाए कि हर कोई अपनी मनमानी करे, और आपको कोई पसंद नहीं है तो आपने उनको उठवा लिया, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका असर नहीं होगा अमेरिका और अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी मडुरो का हमने जो देखा कि उनका अरेंजमेंट जो कहते हैं कि उनकी पेशी जो है वो न्यूयॉर्क के लिए लाइनअप होगी। मंडे को एक हाई लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, हाई लेवल ड्रामा देखने को मिलेगा। एक तरफ आपकी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही होगी, दूसरी तरफ उनकी पेशी हो रही होगी कोर्ट में। उन्हें बताया जाएगा मडुरो को और उनकी वाइफ को कि आपके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप ये आरोप मानते हैं, आर यू डू यू एक्सेप्ट इट इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। मोर देन लाइकली ही विल से नॉट गिल्टी। और हमें वो पूरा कोर्ट रूम का ड्रामा शायद देखने को मिलेगा, अगर वहाँ के जो जज हैं वो अलाउ करते हैं कैमरास को अंदर जाने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग और कहते हैं हाई पेस्ड मंडे होने वाला है। फिलहाल वो न्यूयॉर्क में है, उनके मेडिकल चेकअप्स जो हैं वो चल रहे थे, और उसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर लेके जाया जाएगा न्यूयॉर्क में, और उसके बाद वो मंडे को सुबह सुबह उनकी पेशी होगी।
मादुरे की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी और अहम खबर यह है कि उपराष्ट्रपति डेल्सी निकोलस मादुरे को उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की गई है उनकी तरफ से। देशवासियों से शांति और एकजुटता बनाए रखने की अपील उनकी तरफ से कही गई है और वेनेजुएला किसी भी देश की कॉलोनी नहीं बनेगा, ये आश्योर उन्होंने अपने देश को किया है। उपराष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है और किसी भी तरह की सैन्य आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन रोहित, सवाल अब ये कि वेनेजुएला के पास ऑप्शंस ही क्या बचते हैं? क्या अमेरिका के सामने तनकर खड़े होना या युद्ध में जाना, ये ताकत तो वेनेजुएला की नहीं लगती। जी बिल्कुल नहीं, और मुझे लगता है ये एक डोमेस्टिक मैसेजिंग भी है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम ये हुआ है, कदम गलत हुआ है, लेकिन जब हम अमेरिका की साइड से हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के इंडिकेशन दिए गए हैं कि इन्हें पता है, अमेरिका को पता है वो वहां पे किससे बात कर रहे हैं, कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या आगे के प्लान ऑफ एक्शन होंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऑब्वियसली एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपील करी है और करनी भी चाहिए जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला किसी भी स्थिति में कुछ भी करने के हालत में है। आई थिंक अमेरिका के भीतर भी रोहित, जो जानकारी मिल रही, डेमोक्रेटिक लीडर जो चक शूमर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है और इस हमले को बड़ी लापरवाही उनकी तरफ से बताया गया है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी क्या है? किस तरीके से अमेरिका में इस हमले को लिया जा रहा है? देखिए, अमेरिका में डोमेस्टिकली सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका का हमेशा से ये रहा है कि अगर आप किसी कंट्री के साथ वॉर करते हैं तो आपको कांग्रेशनल अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी आपको सेनेट और कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना पड़ता है। वहां से जब अप्रूवल मिलता है उसके बाद आप युद्ध कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह की जो स्ट्राइक्स हमने देखी है शशि, ये नॉर्मल हो चुकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, मुझे याद है HW बुश ने भी जब ये ऑर्डर दिया था 89 में, तो उस समय भी उन्होंने यही किया था जब पनामा के लीडर को उन्होंने हटाया था। सिमिलरली आज से कुछ 30-35 साल पहले की बात है, तब जब उन्हें वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया था HW बुश ने 1989 में, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन करने के बाद लीडरशिप को बताया। उसके बाद बिल क्लिंटन ने सेम चीज की थी। ओबामा ने जब ओसामा बिन लादेन को वहां पाकिस्तान में हटवाया था या उनका असैसिनेशन हुआ था, वहां पे भी बाद में बताया गया सबको कि हमने इस तरह का ऑपरेशन किया है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ अलग नहीं किया है। तो ये डोमेस्टिकली उनके विरुद्ध जो लोग हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस बात को भी साफ कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं कांग्रेस के पास जाता या मैं किसी लीडरशिप को बताता तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है, जैसा कि हर देश में होता है, कि खबर लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से, और वो नहीं चाहते थे कि इतना सिक्योर ऑपरेशन जो है उसकी खबर लीक हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को नहीं बताया। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद मार्को रूबियो ने यहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे बात की, हालांकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप से बात नहीं की अभी तक, लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन लीडरशिप को बताया और फिर बाद में सबको पता चला कि अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर लिया है। रोहित, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से मध्यस्थता की बात कही जा रही है, स्पेन की तरफ से भी ऑफर किया गया है कि यूरोप में शांति बनी रहे और मध्यस्थता के लिए स्पेन तैयार है। इसके कोई मायने हैं या फिर अब जो होना था वो हो गया, आगे अमेरिका अपनी शर्तों पर, अपनी चीजों पर, या फिर जो उसका एम है उस बेसिस पे सारे कार्रवाइयों को अंजाम देने वाला है? देखिए, डिप्लोमेटिकली अमेरिका हर किसी के साथ एंगेज नहीं भी करेगा, मैं कहने वाला था करेगा, लेकिन नहीं, अपने जो एलाइज है उनको कॉन्फिडेंस में अमेरिका जरूर लेगा। तो डिप्लोमेटिकली अगर स्पेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, ऑब्वियसली उनके साथ बात तो कर ही सकता है अमेरिका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मध्यस्थता की बात होगी। अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक क्लियर फ्रेमवर्क दे दिया है कि वो वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ काम करने को अमेरिका तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि ऑपोजिशन की जो लीडर है, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, मरीना मचाडो, उनसे उन्होंने कह दिया कि उनके पास समर्थन नहीं है ऑपोजिशन के लीडर, तो हम उनके साथ उनको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते एज ए प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अमेरिका ने एक डिसाइड कर लिया है कि वो किसके साथ काम करेंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, और आने वाला जो समय है उसमें जब भी इनकी मीटिंग्स होगी, जो हम जिक्र कर रहे थोड़ी देर पहले, कि हो सकता है एक डेलीगेशन वेनेजुएला के कई लोग हैं वो यहाँ पे आए या यहाँ से वेनेजुएला में जाए, वो निर्धारित करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। और बाकी के जो हम बयान देख रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे स्पेन का आपने जिक्र किया, आई थिंक अमेरिका एंटरटेन नहीं करेगा कोई भी मसला। उनको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या करना है, एटलीस्ट ऐसा उन्होंने आज बताया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुझे लगता है उसी के तहत वो आगे चलेंगे एंड अपने एलाइज को वो लूप में जरूर रखेंगे, बताते रहेंगे कि हम ये कर रहे हैं और इस तरह से चीजें कर रहे हैं। रोहित, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से जो दूसरा खेमा है, चाहे आप रूस की बात करें, चाहे आप चाइना की बात कर लें, या फिर हम जैसे कि उत्तर कोरिया का बयान देख रहे हैं किम जोंग उन का, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अगर तत्काल रिहाई नहीं हुई
तो बड़ा युद्ध होगा, एक और महायुद्ध के लिए दुनिया तैयार है। क्या इन तमाम चीजों के मायने निकाले जा सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बयान देने के बाद ये चीजें वैसे ही शांत हो जाएंगी जैसे कि हम पहले भी कई बार देखते रहे हैं इस तरह के ऑपरेशंस के बाद? देखिए, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई तीसरा विश्व युद्ध जैसे हालत फिलहाल है, अनलेस किम जोंग यूंग कुछ गलत स्टेप उठा ले। मुझे किसी को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हमने देखा है कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, बावजूद उसके यूरोप में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक वो युद्ध वहीं तक सीमित है यूक्रेन और रशिया के बीच में। मिडिल ईस्ट में चीजें देखी, हमने बाकी जगह भी चीजें देखी, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध जैसे कोई हालात है। अभी किम जोंग नॉर्थ कोरिया, उनको लगा, उन्होंने अपना बयान दिया है, आई थिंक दैट इज अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि उनके जो क्लोजेस्ट एलाइज है रशिया और चाइना, वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। आई थिंक ये उनकी बयानबाजी थी जो उसने कर दी, और हमें सबको समझना होता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को भी खुश रखना होता है। तो कहीं ना कहीं वो शायद एक ड्राइव मैसेज कर रहे हैं आने वाले समय में, वो पता नहीं वहां पे कौन सी पॉलिसी लाने वाले हैं इसको यूज करके। तो ये भी हो सकता है कि वो अपनी होम ऑडियंस के लिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। एक और चीज हमारे दर्शकों को बताइए रोहित, कैरिबियन क्षेत्र में कहा गया कि उड़ानें स्थगित करनी पड़ी हैं, हजारों फ्लाइट्स हैं जो स्थगित की गई हैं इस अटैक के बाद, उसके बारे में क्या जानकारी है? सब कुछ फिर से सुचारू रूप से संचालन शुरू हुआ है? देखिए, एफएए ने सस्पेंड किया था फॉर 24 आवर्स, तो मुझे लगता है कि उसके बाद धीरे धीरे ये पिकअप करना शुरू होगा। जब ये अटैक हुआ उसके तुरंत बाद एफएए ने कहा था, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वहाँ की जो उड़ानें हैं, जो एयर स्पेस है, उसे वहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, मतलब कोई फ्लाई नहीं करेगा फॉर ऑब्वियस रीजन। अभी 24 आवर्स के बाद शायद वहाँ पे उड़ानें जो है शुरू हो जाए। अभी तक तो ऑफिशियली एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है कि ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आया है एफएए से, लेकिन उसके बाद शायद हो सकता है कि अगर चीजें नॉर्मल है, जो लग रहा है पिछले 12 घंटे, अभी 24 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो उसके बाद मुझे लगता है शायद वहां पे चीजें नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को फिर से बता दें, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि वेनेजुएला पर पूरी तरह से कब्जे की बात अमेरिका की तरफ से कह दी गई है, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 150 से ज्यादा विमानों ने हमला किया था। राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का ये पहला हमला था। 4 शहरों पर एक साथ हमला किया गया था। मादुरो और उसकी पत्नी को कब्जे में ले लिया गया है। न्यूयॉर्क से एक तस्वीर भी जारी की गई है, वहीं उन पर मुकदमा चलाया जाना है। और आपको ये भी बता दें कि कई देश जो पीठ थपथपाते हुए नजर आए, या फिर जिनका कहना था कि पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया था वेनेजुएला में मादुरो की